हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे 2021 में उसी के। तो हिंदी पैडागोजी की ये सीरीज़ हमारी चल रही है और हिंदी पैडागोजी के अलावा इंग्लिश पैडागोजी भी आपकी ऑल्टरनेटिव डेज में मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का हिंदी पैडागोजी का सेक्शन। आपको जैसे कि पता है कि हिंदी पैडागोजी से 15 मार्क्स आपका पूछा जाता है, तो 15 मार्क्स आपके इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो रेगुलर इन वीडियोस को फॉलो करें। डेट वाइज मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। क्या करना है, यहाँ पर सही ऑप्शन आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। अगर हम संदर्भ में व्याकरण पढ़ने पर जोर दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो भाषा के नियम हैं उनके प्रति बच्चों के अंदर हम समझ विकसित करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो संदर्भ में व्याकरण का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, मतलब होता है जो पाठ आप पढ़ते हैं ना, बच्चों को जो पाठ पढ़ाते हैं, तो उसमें एक तरह से जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, शब्द जो आते हैं, चैप्टर के बीच में जो शब्द आते हैं उनके उपसर्ग प्रत्यय होंगे, उनके संधि विच्छेद हो गए, ये सभी बताकर हम व्याकरणिक नियमों को आसानी से समझने में सहयोग करते हैं। अगर हम वैसे नियम बताएंगे ना कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, वैसे उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम जो पाठ में यूज़ हुए गए शब्द हैं उनके थ्रू अगर व्याकरण के नियम समझाते हैं तब बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आ जाएंगे। उसके लिए ज़्यादा हमें एफर्ट्स भी नहीं डालने और बच्चों को भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चों को ऐसे ही समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये पाठ में निहित व्याकरणिक नियमों का उल्लेख कर व्याकरण सीखने पर बल देता है। तो पाठ में जो भी हमारे, मान लो कोई स्टोरी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टोरी के बीच में कुछ शब्द आए, शब्द से तो वे पहले ही परिचित हो चुके जब हमने चैप्टर उनको पढ़ाया था। अब उन शब्दों को फिर हम फिर से रिपीट करेंगे। हम कहेंगे बच्चों देखो, ये जो शब्द है हमारा, इसमें ये वाला उपसर्ग है और ये वाले शब्द में प्रत्यय ये है। तो इस तरह से क्या होगा ना, प्रत्यय और उपसर्ग या जो भी चीज़ें हम व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे वो अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाएंगी। तो इससे उन्हें नियमों को याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना भाई बच्चों उपसर्ग प्रत्यय याद करके आना, तो बच्चों को भी बोरिंग लगेगा और वो याद भी नहीं होगा। तो याद करने की जरूरत ना होकर के वो क्लास में ही हम उस चीज़ को करवा देंगे और बच्चे समझ करके पढ़ लेंगे। और उससे क्या होगा ना, जो टीचिंग है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। जब हम उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स हम देते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर हम सामान्यीकरण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आगमन। आगमन विधि ये होती है, आगमन मेथड होता है जो जिसमें कि हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर हम सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं चीज़ों का कि भाई ये चीज़ ऐसे हो ही है तो बाकी चीज़ें भी ऐसी ही हैं, कुछ इस तरह से हम सामान्यीकरण कर देते हैं। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो, आगमन विधि जो होती है ना, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इसके थ्रू क्या होगा ना, आपको एग्जाम्पल देकर के भी पूछ ले अगर, तो कैसे भी पूछ ले वो आप समझ जाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान जो होती है ना आगमन विधि की, वो होती है उदाहरण से नियम तक। तो पहले तो हम एग्जाम्पल देते हैं और फिर हम नियम तक पहुंचते हैं। हाँ, तो इसमें एक तरह से स्थूल से सूक्ष्म तक हम जाते हैं, किसी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, विशिष्ट से सामान्य तक जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, यानी जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम, मूर्त से अमूर्त तक जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं आगमन विधि की। देखो, आगमन और निगमन में अब लोग कन्फ्यूज होते हैं और मैं आपको बताऊंगी भी कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, दोनों में अंतर कैसे करें, कैसे पहचानें कौन सी आगमन है कौन सी निगमन है। अब देखो, आगमन विधि का जो सबसे अच्छा तरीका है ना समझने का वो ये है। अब जैसे कि देखो, सबसे मेन जो इसमें विशेषता है ना वो है उदाहरण से नियम तक या फिर उदाहरण से सामान्यीकरण हम कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लिया है। देखो, हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया है, श्यामा गाय का। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमने कहा था उदाहरण से नियम की तरफ या फिर हम उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं। हमने श्यामा एक गाय ली, एक गाय का नाम है श्यामा, तो हमने वो एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, उदाहरण के तौर पर। अब हमने कहा कि जो श्यामा है ना उसके 4 पैर हैं, जो श्यामा गाय है उसके 4 पैर हैं। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, हम चीज़ों को सामान्यीकरण कर रहे हैं
कि अब जब श्यामा जो है एक गाय है, वैसे ही बाकी जो गायें होंगी उनके भी 4 पैर होंगे, क्योंकि श्यामा एक गाय है और उसके 4 पैर हैं, तो बाकी जो गाय है ना उनके भी 4 पैर होंगे। तो हमने पहले उदाहरण लिया और फिर इसका सामान्यीकरण कर दिया। ये सामान्यीकरण ही तो है, जब हमने सबके लिए ये बात बोल दी, एक चीज़ को लेकर के, एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के हमने सामान्यीकरण कर दिया, सभी के लिए बात बोल दी। जैसे कि हम कुत्ते के लिए भी एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कुत्ते का। जैसे कि हम कहें कि जो कुत्ता है वो, मतलब जो टॉमी है वो वफादार है। अब टॉमी एक कुत्ता है, तो इसका मतलब क्या है कि कुत्ते जो हैं, सभी कुत्ते वफादार होते हैं, क्योंकि टॉमी जो है वो वफादार है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं उदाहरण से चीज़ों का। तो ये हो गई आगमन विधि। इसी तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो दूसरा जो है ना, जो निगमन विधि होती है उसकी उल्टी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सामान्यीकरण से हम क्या बढ़ते हैं, उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अपोजिट होती है ये आगमन विधि के, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है तभी समझ में आती है ये। तो जो निगमन विधि है ना, ये इसकी विशेषताएं कुछ इस तरह से होती हैं, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा अपोजिट है उसकी। सामान्य से विशिष्ट की ओर हम बढ़ते हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल अपोजिट है आगमन्य विधि के। तो यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमने वहाँ पर एग्जाम्पल लिया था श्यामा गाय का, अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सभी गायों का। तो उल्टा हो गया ना, एग्जाम्पल भी हम उल्टा करेंगे। फिर सभी गायों के 4 पैर होते हैं, सभी गायों के 4 पैर होते हैं। ये क्या है, सामान्यीकरण है जो हमने गायों के लिए किया हुआ है कि गायों के 4 पैर होते हैं। अब क्योंकि श्यामा एक गाय है तो इसलिए उसके भी 4 पैर हैं। तो हम उदाहरण की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ सामान्यीकरण से उदाहरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है निगमन विधि की पहचान। देखो दोनों विधियां मैंने आपको बता दी, पद्धति कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई नियम से उदाहरण आगमन है कि निगमन है। तो मैंने देखो इसको कैसे याद रखा था, मैंने याद रखा था इसको नियम से, निगमन नियम। तो निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण तक जाते हैं, और वैसे ही इसका अपोजिट कर दो आगमन विधि को, उदाहरण में नियम की तरफ जाते हैं, सॉरी उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं आगमन विधि में। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें बहुत होता है कि भाई किसमें क्या चीज़ है होती है। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे अगर इसको आप देख लोगे। अगर एक बार में समझ नहीं आती है दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, इसके थ्रू आपको समझ आ ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। देखो ये जो है ना, ये पूछा गया है जब हम भाषा सिखा रहे हैं। अधिगम होता है सिखाना, अधिगम मतलब लर्निंग की बात कर रहे हैं। जब हम भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा सिखाने के लिए सामग्री अगर हम तैयार करेंगे, उसके लिए जो सिद्धांत हैं उसमें से एक क्या है, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ना, जैसे भाषा हम सिखा रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ हम पहले सिखा दें। हमें एक तरह से क्या है ना, इस तरह अनुसार होनी चाहिए, लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि भाई जो भी लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, लैंग्वेज में लेवल्स होते हैं ना। ऐसा तो नहीं भाई हम सबसे पहले शब्दों को तो हमने सिखाया नहीं है, हम सबसे पहले वाक्य बनाना सिखा देंगे। तो ऐसा जो है ना, हम लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि भाई डिफ़िकल्ट चीज़ें हम पहले रखेंगे तो सरल से जटिल की ओर एक तरह से बढ़ेंगे। तो वही है कि इस तरह अनुसार होनी चाहिए, या फिर बच्चे का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। भाषार्जन होता है जब, भाषार्जन कब होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। भाषार्जन होता है जैसे आपकी जो मदर टंग होती है ना, वो अर्जित की गई है, वो सीखी नहीं है आपने। एक होता है भाषा अधिगम जो कि हम सीखते हैं, एक होता है भाषा अर्जन। अर्जन मतलब अर्जित कर रहे हैं आप उसके लिए कोई एफर्ट अलग से नहीं डाल रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो आपकी मदर टंग होगी, मान लो हिंदी की मैं बात करूँ, तो अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, जब आप पैदा हुए थे तो आपने कोई एफर्ट तो नहीं डाला था, आपको पता भी नहीं है कि आपने कब भाषा सीखी होगी, क्योंकि बचपन की चीज़ें तो याद बहुत ही कम लोगों को रहती हैं, और वो चीज़ तो किसी को याद भी नहीं होगी कि भाषा कैसे हमने सीखी। तो वो जो भाषा हमारे आसपास बोली जाती थी वही हमने सीख ली। अब किसी के यहाँ पर मलयालम बोली जाती है, वहाँ उसने मलयालम खुद से ही अर्जित कर ली। कहीं पर इंग्लिश बोली जाती है तो उसने इंग्लिश अर्जित कर ली। कहीं पर हिंदी बोली जाती है, बांग्ला, गुजराती, तो उसने वही अर्जित कर ली। तो उसने उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं डाला। लेकिन अगर आप जो दूसरी लैंग्वेज सीखते हो, जैसे इंग्लिश आपको सीखनी है, अधिगम कर रहे हो आप, भाषा अधिगम, तो उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आप उसको सीखोगे। लेकिन भाषा अर्जन में आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है। आपको जो आपके वातावरण में भाषा बोली जा रही है
उसको आप खुद से ही अर्जित कर लोगे। तो यही दिया गया है कि बिना सचेतन, यानी कि आपको उसके लिए सचेत कोई होने की ज़रूरत नहीं है, भाषा ग्रहण हो जाती है। तो भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये देखो बोला गया यहाँ पर, स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए भी कर लेता है। अब देखो जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो पढ़े नहीं, अब तो खैर एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी हो गई है, सभी पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब जब इस तरह के जो है नियम नहीं थे, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, तो क्या कुछ वो बोलते नहीं थे? अपने आप को एक्सप्रेस भी तो किसी तरह करते होंगे ना, तो एक भाषा तो होती थी ना उनकी, तो वो विद्यालय जाए बिना वो सीखते थे ना, तो वो अर्जन होता है, ना कि भाषा सीखना होता है। तो वो भाषा उन्होंने अर्जित की थी अपने एनवायरनमेंट से। तो इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है। अब देखो भाई, आपने व्याकरण के नियम थोड़ी ना पैदा होकर के सीखे थे, तब थोड़ी ना भाषा सीखी थी। तो भाषा जो है अपने आप अपने अर्जित की, तो उसमें व्याकरण के नियमों का कोई रोल नहीं रहता है। और बालक जो है ना, वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित करता है। तो वही जैसे मैंने बताया, एनवायरनमेंट जो जैसा होगा, लोग जैसे होंगे, मतलब जो भाषा बोलते होंगे, एनवायरनमेंट में जो लोग भाषा बोलते हैं, उसी से जो है भाषा अर्जित हो जाती है। भाषा अर्जन होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया गया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, ये शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बोलने में निपुणता। देखो जब टीचर कहता है बच्चों कविता सुनाओ, तो उसके किस चीज़ का आकलन हो रहा है कि बोलने में निपुणता कितनी उसकी है, वो कितना बोल पा रहा है। तो अब जिस बच्चे को बोलना नहीं आता, कोई लैंग्वेज नहीं आती उसको सही से, तो वो बोल नहीं पाएगा। तो बोलने में निपुणता जो है उसका आकलन इससे किया जा सकता है, कविता सुनाकर। मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता जो है वो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है, यानी कि मानस मंथन कहलाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है ना, इसमें क्या ही रचनात्मक दिमाग एक साथ काम करते हैं, मतलब कि एक तरह से क्रिएटिव होता है माइंड। तो समान सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विविध सोच प्रतिमानों को वो लागू करते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा जो विचार होते हैं ना, इसमें जो है ना, बच्चों को जोर डालने की ज़रूरत नहीं होती दिमाग पे, अपने आप ही स्वतः ही जो विचार हैं वो डेवलप उनके हो जाते हैं, एक तरह से मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। ये एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है। छात्र जो है इसमें एक्टिव रहता है। शिक्षक पूरी कक्षा को एक समस्या या विषय देता है और फिर टाइम भी देता है उसको कि बच्चों आपको इतने टाइम के भीतर ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है, और छात्र को विषय से संबंधित विचार प्रकट करने होते हैं। तो इसमें जो है एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो बच्चों के जो विचार है ना वो डेवलप होते हैं, एक तरह से स्वतः ही डेवलप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। देखो अवधारणा यानी कि जो चीज़ है, क्या गलत है भाषा शिक्षण के बारे में, ये कही गई है कि बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए इसमें, जबकि ये गलत चीज़ है। अगर बच्चा बोलेगा नहीं तो भाषा जो है उसकी डेवलप कैसे होगी? आप मान लो इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश अगर सीख रहे हो, अगर बोलोगे नहीं, सिर्फ लिखते रहोगे, तो कैसे आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी? तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो भाषा कौशलों में अगर हमें दक्षता प्राप्त करनी है, कौशल कौन से होते हैं? आपने सुना होगा वाचन, लेखन, पठन और श्रवण, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो ये 4 कौशल होते हैं भाषा के, जिसमें कि हमें दक्ष जब हम बन जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि भाई हमने भाषा जो है सीख ली है। तो इन्हीं 4 कौशलों में दक्षता अगर आपको प्राप्त करनी है, एक्सपर्ट होना है, तो ये जो क्रम है ना, सुनने और बोलने से होकर के जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे सिर्फ और उसी से भाषा सीख जाएंगे, तो सुनने बोलने से होकर के जाता है। बोलने के अवसर दिए बिना लेखन का विकास करना भाषा के व्यवहारिक पक्ष के लिए सही नहीं है, इसलिए वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। जैसे मान लो कोई पाठ हमने पढ़ाया है, कोई हमने कंसेप्ट क्लियर किया बच्चों का, उसके बाद में हम कोई टेस्ट अगर लेते हैं तो वो होता है निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा क्या होती है? एक तरह से जिसके द्वारा जो बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है, क्यों नहीं सीखा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। कक्षा में जब कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाती है
तो उसके द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को छात्र कहाँ तक सीख पाए हैं या फिर नहीं सीख पाए हैं, तो क्यों नहीं सीख पाए हैं, ये सब जो हम पता लगाते हैं ना निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पता लगाते हैं। और इसके बाद सीखने में रह गई त्रुटि को पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षा का आयोजन पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में किया जाता है। जब पता लगाया जाता है उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है, वही है निदानात्मक परीक्षा। तो पहले पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, तो उत्पादक कौशल कौन से हैं भाषा के, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाचन और लेखन। बोलना और लिखना एक तरह से जो उत्पादक कौशल होते हैं ना, वो होते हैं अभिव्यक्त करने की क्षमता के विकास से, यानी कि हम कुछ अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमारे जो अभिव्यक्ति है वो दूसरों तक पहुंच रही है। जैसे कि लिखना, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो दूसरा उसे पढ़ पाएगा, यानी हम खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं अभिव्यक्त कर रही हूँ, या फिर मैं बीच में आपको जो समझा रही हूँ तो वो बोल ही तो रही हूँ, अपने विचार जो है एक तरह से आपको अभिव्यक्त करके दिखा रही हूँ। तो बच्चे के अपने विचारों, अपनी समझ को दूसरों के सामने व्यक्त करने का कौशल ही उत्पादक कौशल है। तो ये 2 तरह के होते हैं, वाचन और लेखन। वाचन यानी कि बोलना और लेखन यानी कि लिखना। पठन और श्रवण जो है ये ग्रहणात्मक होते हैं, ये जो हम दूसरों से ग्रहण करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। विचारों और संकल्पनाओं को समझाते हैं हम चित्रों के थ्रू। आपने देखा होगा, नोटिस किया हो, जो प्राइमरी लेवल की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों को रंगीन चित्र बना करके दिखाए जाते हैं, किताबों में मतलब रखे जाते हैं ज़्यादातर चित्र के थ्रू स्टोरीज समझाई जाती हैं और कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा चित्र वगैरह जो रखे जाएँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बड़ी किताबों में देख लो चित्र बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि विचारों संकल्पनाओं को समझाना जो कंसेप्ट है ना, जो बच्चे चित्रों के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, इंटरेस्टिंग भी लर्निंग बन जाती है बच्चों की। तो बच्चों को बोरिंग भी नहीं लगता और चीज़ें ईजिली उनको समझ में आ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3, सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। तो यही जो कौशल मैंने अभी बताए थे आपको, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये 4 कौशल जो होते हैं ये अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और एक तरह से जब हम टीचिंग करते हैं लैंग्वेज की, तो हमें इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के थ्रू जो है लर्निंग एक तरह से बच्चों को करवानी चाहिए भाषा की। तो जिस प्रकार की भाषा हम सुनते हैं, अनुकरण द्वारा उसी प्रकार की भाषा हम उच्चारित करते हैं, यानी कि ये हो गया श्रवण कौशल हमारा, जो सुन रहे हैं वही हम उच्चारित कर रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं। वाचन कौशल हो गया, 2 कौशल हो गए जो कि कनेक्टेड है। और उच्चारित तथा पठित भाषा ही हमारी वर्तनी की शुद्धता का आधार बनती है। जैसे जो भाषा हम बोलेंगे या फिर जो पढ़ेंगे, वैसा ही फिर हम लिखने लगेंगे। मान लो हमने कुछ गलत सुन लिया है, गलत हमने पढ़ लिया है, तो फिर हम वैसा ही लिखेंगे। तो भाषा की शुद्धता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो सारे जो कौशल है ना एक दूसरे से एक तरह से संबंधित होते हैं और एकीकृत करके उनको पढ़ाना चाहिए टीचर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है, जो घर के लिए काम देते हैं बच्चों को, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा 2, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। जो हम बच्चे को होमवर्क देते हैं ना, जैसे मान लो हमने कोई पाठ पढ़ाया है, उससे रिलेटेड हमें होमवर्क उस बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि भाई देखो जो हमने पढ़ाया है ना वो थोड़ा सा और बच्चों को के दिमाग में जो है एक तरह से विस्तार से बस जाए और उसका एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए जो हमने अभी क्लास में पढ़ाया। ऐसा ना हो कि जो हमने पढ़ाया उससे अलग कुछ गृह कार्य आपने दे दिया, वो बच्चों को आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा होना चाहिए गृह कार्य जो कि हमने बच्चों को पढ़ाया और उससे ही रिलेटेड होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चों को हमने पढ़ाया उसी का और विस्तार हो सके और उसकी प्रैक्टिस हो सके। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2, एक महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण में, क्योंकि देखो वो एक तरह से संदर्भ का काम करती हैं पाठ्य पुस्तकें। उनके थ्रू जो है भाषा की जो लर्निंग हो जाती है काफ़ी अच्छी हो जाती है, भाषा का अधिगम। क्योंकि देखो जो मात्राएं वगैरह, मान लो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के जो एक तरह से मात्राएं वगैरह हैं वो उसमें देख करके जो बच्चे हैं वो सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो सुनने में कुछ आ रहा है उनको, लिखने में कुछ लिख रहे हैं,
तो एक तरह से महत्वपूर्ण संसाधन ये साबित हो सकती हैं भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकें। भाषा प्रयोग को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि व्यवस्थित तरीके से हमें भाषा सिखानी होगी। ऐसा नहीं कि भाई देखो हम भाषा सिखा रहे हैं, जब मान लो हमने वाक्य बनाना बच्चों को सिखा दिया, तो वाक्य जब बनाना सिखाया तो बच्चे अगर कुछ मिस्टेक करते हैं तो एक तरह से उससे संदर्भ ले सकते हैं पाठ्य पुस्तकों से, तो संसाधन का काम करती हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक एक भाषा शिक्षक को ये समझ बनाने में सहायता करती हैं वे किस प्रकार की रोचक सामग्री को एकत्र कर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से लर्निंग को इंटरेस्टिंग भी इनके थ्रू बनाया जा सकता है। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखो जहाँ भी वाचन आए यानी बोलने से रिलेटेड है वो, तो वाचन कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, स्थिति ध्यान में रखनी चाहिए, और एक तरह से उसी से रिलेटेड चीज़ें अगर हम बोलेंगे तो क्या है ना, वो एक तरह से वाचन कौशल जो है उससे ज़्यादा अच्छे से विकसित होगा। देखो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना ये गलत हैं। स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना ये ज़रूरी नहीं होता। बच्चा अगर कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो वो गलतियाँ भी करेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल शुद्ध उच्चारण उसका हो जाएगा। वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना ये भी ज़रूरी नहीं है। उतार चढ़ाव ले से बोलने का अभ्यास करना ये भी ज़रूरी नहीं है। जब भाषा हम सीखते हैं तो यहाँ पर बोलने में ये सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, संदर्भ और स्थिति ज़रूरी होती है। प्राथमिक स्तर पर ये थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य भाषा का प्रयोग करते हुए भाषा के विभिन्न कौशलों का विकास करना है। भाषाई विकास का अर्थ भाषा प्रयोग की क्षमता से है। भाषाई विकास अवसरों की प्रधानता पर निर्भर करता है। तो जो बालक इन अवसरों का पर्याप्त उपयोग करता है उसकी भाषाई विकास जो है उतनी ही तीव्र गति से तथा दक्षता के साथ होगा। भाषा कौशलों के प्रयोग का अर्थ है संदर्भानुसार भाषा प्रयोग अर्थात समझ कर बोलने के कौशल का विकास करना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बिल्कुल स्पष्ट भाषा ही बोलना, लेकिन समझ कर बोलने के कौशल का विकास करना जो है एक तरह से भाषा कौशल के प्रयोग का अर्थ होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी लेखन से। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो किस चीज़ में सहायता करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अपने अधिगम पर चिंतन करने में शिक्षार्थियों को डायरी लेखन सहायता करता है। जब बच्चे अपनी डेली की एक्टिविटी डायरी में लिखेंगे तो बच्चे जो है ना जब उसको देखेंगे तो एक तरह से अपने अधिगम पर वो चिंतन करेंगे कि भाई हमने जो पढ़ा है वो किस तरह से पढ़ा है, क्या हमें सुधारने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, तो चिंतन कर सकेंगे एक तरह से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं के लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। जैसे कि भाई बच्चे के खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, खुद की उनकी सोच है, उनके खुद के इमोशंस हैं, वो उसमें डायरी में होते हैं। तो डायरी लेखन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है कि बच्चा जो है कितना क्रिएटिव हम देख पा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसमें। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।